प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हो गए। नमस्ते 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 सभी को नमस्कार। जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी मेरे गुड्डा गुड़िया? नमस्ते भाई, आ जाओ जल्दी से सभी प्यारे बच्चे। हाँ जी, बहुत बढ़िया है सर। नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को नमस्कार। दिल से बहुत सारा आभार, प्यार, दुलार। आ जाओ जरा सा शुरू करते हैं आज का भाई अपना सेशन। तो आइए जुड़ते हैं भाई सेशन के साथ। देखिए सीधी सी बात है, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री आज से शुरू हो रही है हमारे जीके जीएस के पार्ट में। टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट लगातार हम लोग करते आ रहे हैं प्यारे बच्चों, और उस क्रम में हम लोगों ने सबसे पहले ज्योग्राफी को उठाया और ज्योग्राफी पूरी खत्म करने के बाद अपना एशियंट हिस्ट्री, फिर मेडिवल हिस्ट्री और अब मॉडर्न हिस्ट्री यानी इतिहास के सबसे आखिरी भाग में हम लोग पहुंच चुके हैं। दो बड़े विषय जहां से आपके भतेरे प्रश्न यानी बहुत सारे प्रश्न आते हैं, उन प्रश्नों को लगातार हम लोग हैंडल करते हुए चल रहे हैं और बेहतरीन तरीके से समझते हुए चल रहे हैं। तो सभी प्यारे बच्चों को नमस्ते, नमस्कार, जोहार। सभी साथियों को आइए जरा सा जुड़ जाइए मेरे सभी गुड्डा गुड़िया। आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न आपका यूरोपीय आगमन का टॉपिक उठाया है मैंने। यूरोपीय आगमन के टॉपिक से पहला प्रश्न देखिए और उत्तर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क था, डुआर्टो जी मेनेजेस, या फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, या फिर लोपो सोरेस डी अल्बर्टिया? विच वन इज द राइट आंसर प्यारे बच्चे? क्या लगता है आपके हिसाब से सही क्या हो जाएगा? मेरे सभी गुड्डा गुड़ियाओं का उत्तर आना चाहिए। आप सभी बताएंगे भाई। देखिए यहां पर भारत पुर्तगालियों के पहले वायसराय थे आपके फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो कि 1505 में आपके कहां आए थे? भारत आए थे। यह याद रखिएगा, 1505 से लेकर 1509 तक इन्होंने भारत में अपनी सेवा प्रदान की थी, सर्विस अपनी इन्होंने की थी। उन्हें पुर्तगाल राजा मैनुअल प्रथम के द्वारा भेजा गया था। कौन था? मैनुअल प्रथम प्यारे बच्चे। मैनुअल पुर्तगाल राजा हुआ करता था, मैनुअल प्रथम। मैनुअल प्रथम द्वारा भेजा गया था। यह बात भी याद रखेंगे। किसके द्वारा भेजा गया था? मैनुअल प्रथम के द्वारा इन्हें भेजा गया था। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी, कौन सी प्यारे बच्चे? ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। ब्लू वाटर पॉलिसी, ब्लू वाटर पॉलिसी लागू की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। ब्लू वाटर पॉलिसी को ही हम लोग कार्टज सिस्टम भी कहते हैं। कार्टज सिस्टम भी कहते हैं। कार्टज सिस्टम भी कहते हैं, समझे? ब्लू वाटर पॉलिसी या कार्टज सिस्टम जिसे कहते हैं, ये किसने लागू की थी? तो आप कहोगे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने लागू की थी। यह याद रखिएगा, कार्टज सिस्टम। यह एक प्रकार की लाइसेंसिंग प्रणाली हुआ करती थी जिसके माध्यम से लाइसेंस दिया जाता था। ये याद रहेंगे, ये याद रखने वाली बातें हैं, जिसने पुर्तगालियों को हिंद महासागर में व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अलाउ भी किया था कि जो हिंद महासागर है इसमें कोई भी व्यक्ति जो व्यापार करेगा वो कार्टर सिस्टम के माध्यम से व्यापार करेगा। मैनुअल प्रथम का दूत एक तरीके से कह लीजिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। इसके अलावा 1509 में इसका बॉम्बे पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली भी अगर कोई था तो वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। यह बात याद रखिएगा प्यारे बच्चे, ठीक है? इस हिसाब से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? निम्नलिखित में से कौन एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? निकोलो मनुची, या फिर आपका जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर, या फ्रैंकोइस बर्नियर, या ड्यूओट बारबोसा? कौन वह व्यक्ति था जिसने पहली बार, एक पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत विजिट किया होगा और दक्षिण भारत का जो व्यापार है, जो ट्रेड होता है और जो वहां का समाज है, किस प्रकार का समाज है जिससे हमें जानकारी मिलती है, वह प्यारे बच्चे कौन था? तब आप कहोगे डुआर्ट बारबोसा था। डुआर्टे बारबोसा, ये नाम याद रखिएगा। डुआर्टे बारबोसा का नाम आप लोग ध्यान रखते हैं। दूसरी बात, डुआर्टे बारबोसा 1500 से लेकर लगभग 1516 तक यह भारत रहता है, डुआर्टे बारबोसा। और इसी बीच में दक्षिण भारत विजिट करता है और इसकी जो बुक होती है, डुआर्टे बारबोसा की जो बुक है, जिस बुक में इसने लिखा है बुक ऑफ डुआर्ट बारबोसा, इसकी बुक का नाम है बुक ऑफ डुआर्ट बारबोसा। बुक ऑफ डुआर्ट बारबोसा। ये इसकी पुस्तक है।
इसी पुस्तक में डुआर्ड बारबोसा की इस पुस्तक में, बुक ऑफ डुआर्ड बारबोसा की पुस्तक में इसने सारी चीजों के बारे में लिखा है। ये दक्षिण भारत में किस राजा के जो है राज्य में जाकर दौरा करता, ऑब्वियस है किसी ना किसी राजा का दरबार रहा होगा जिसमें जाकर ये पहुंचा होगा। तो कृष्ण देव राय का नाम आपने सुना होगा। तो डुआर्ड बारबोसा पहुंचा था कृष्ण देव राय द्वितीय, कृष्ण देव राय के दरबार का दौरा किया था। दरबार का दौरा किया था किसने? दरबार का दौरा किया था। ये बात याद रखिएगा सभी बच्चे। क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न, वास्को डिगामा। ये सारे यात्री हैं प्यारे बच्चे, और खुद सोचिए इनके बारे में एज इट इज आपको पेपर में दिखने के लिए मिलता है। वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की, किस देश से यह संबंधित थे आपको बताना है। वास्को डिगामा जिसने यूरोप से भारत तक समुद्र मार्ग की खोज की, यह किस देश से थे? इंग्लैंड से, जर्मनी से, स्पेन से, या फिर आपके ये पुर्तगाल थे? कहां से थे? 1498 में आपका वास्को डिगामा कब भारत आए थे? 1498 में। आपको पता है ये जो आपका पूरा का पूरा प्यारे बच्चे यूरोप था, यूरोप था, समझे? यहां पर क्या हुआ, ये आपका अफ्रीका था, अफ्रीका था। तो अमेरिका मतलब ये यूरोप जो है, ये यूरोप पहले इस मार्ग से जो है व्यापार किया करता था, लेकिन एक ऑटोमन साम्राज्य के कारण यह इस मार्ग को, यूरोपियों के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। अब इनके पास ऑप्शन था कि यह एक नए समुद्री मार्ग को खोजें। तो केप ऑफ गुड होप होते हुए ये आपका भारत पहुंचा था, और यही वो पहला पुर्तगाली था जिसने भारत की सबसे पहले समुद्री मार्ग की खोज की थी। ये पुर्तगाली खोज करता था, ये याद रखिएगा। ये भी पुर्तगाल के जो राजा हुआ करते थे, पुर्तगाल के राजा मैनुअल प्रथम के द्वारा, मैनुअल प्रथम के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा? मैनुअल प्रथम द्वारा आपका भेजा गया था, ये याद रखिएगा। पहली बार ये कहां पहुंचा था भारत में? तो आपका वास्को डिगामा 1498 में कालीकट बंदरगाह पहुंचा था। कहां पर? कालीकट पहुंचा था। सर्वप्रथम यह भारत कहां पहुंचा? तब आप कहोगे ये कालीकट पहुंचा था। ये बात याद रखिएगा, एक एक बच्चा ध्यान देगा, एक एक प्रश्न है अपने आप में। और उस टाइम पे कालीकट के तत्कालीन राजा हुआ करते थे जमोरिन। कौन हुआ करता था? राजा हुआ करते थे कालीकट के जमोरिन हुआ करते थे। और इसी जमोरिन राजा ने इसका स्वागत किया था। अगर इसने लात मार के भगा दिया होता, किसको भगा दिया होता? सुन रहे हो? हाँ, राजा जमोरिन जो है, यह आपका प्यारे बच्चे क्या स्वागत किया करते थे, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। क्लियर है, हाँ या नहीं? राजा जमोरिन ने अगर लात मार के उस टाइम पे भगा दिया होता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन भैया इनने भगाया नहीं। इनने कहा आ जाओ, वेलकम है, मोस्ट वेलकम है, वास्को डिगामा आ जाओ। वास्को डिगामा आ गए, उन्होंने मसाले वसाले भरे, वापस लौट के यूरोप पहुंचे, मसाले वसाले बेचे यूरोप में। यूरोपियों को लगा अरे बाप रे, वास्को डिगामा तो बहुत अमीर हो गया है यार, हम लोग भी चलते हैं, आओ चलो अपनी अपनी नाव उठाओ, और बोट उठाकर पहुंच गए ये भी भारत की ओर। ये ध्यान रखोगे। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में निम्नलिखित में से किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे? अब आपने हमेशा सुना है ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब अंग्रेज, यानी कि अंग्रेज जो आपके इंग्लैंड वगैरह से आए थे। नहीं जी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी डच भी, फ्रेंच भी, अंग्रेजी भी, पुर्तगाली भी, लेकिन पर्टिकुलर जिसका नाम रखा गया वो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजी थी। ये एक प्राइवेट कंपनी थी। बाकी सब लोग जो है गवर्नमेंट कंपनी लेकर भारत आए थे अपनी अपनी देश की, ये भी याद रखिएगा। जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स भारत में किस ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे? तो डुप्ले का नाम आपने या डुप्लेक्स का नाम सुना होगा प्यारे बच्चे। यह 1742 से लेकर
1754 तक भारत में रहते हैं और या डच कंपनी से थे या सॉरी ये किस कंपनी से थे, या फ्रेंच कंपनी से थे, या फ्रेंच कंपनी से थे। डुप्लेक्स या डुप्ले के नाम से इन्हें जानते हैं। या उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ पहले और दूसरे कर्नाटक वॉर में, डुप्ले की बात करें, ये जो शासनकाल था ये किसका था प्यारे बच्चे, डुप्ले का शासनकाल था, डुप्ले का। डुप्ले प्यारे बच्चे, डुप्ले ने क्या किया, डुप्ले ने आपका पहले और दूसरे, फर्स्ट एंड सेकंड जो कर्नाटक वॉर हुई थी, अब ये सारी कंपनियां भारत में आकर लड़ेंगी आपस में। तो पहली और दूसरी जो आपकी कर्नाटक वॉर था, इस कर्नाटक वॉर में डुप्ले ने महत्वपूर्ण भूमिका जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और वर्सेस किसका था, इनकी लड़ाई किसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ लड़ाई कर रहे थे। क्यों, क्योंकि ये कह रहे थे हमें व्यापार करना है, ये कह रहे थे हमें व्यापार करना है, ये कह रहे थे भारत को हम ज्यादा नोचेंगे, ये कह रहे थे हम भारत को ज्यादा नोचेंगे। समझे, तो इस बात की इनकी लड़ाई थी। आई बात समझ में, ठीक है भैया, ये याद रखिएगा। चलो, सबसे पहले जो डुप्ले को इसलिए बड़ा फेमस माना जाता है कि जब लड़ाई होगी तो लड़ाई का एंड भी होगा, और भारत के अंदर अंग्रेजों वाला जो सहायक संधि वाला कल्चर है, यानी सहायक संधि की शुरुआत करता किसे माना जाता है, तो सहायक संधि की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी, तो शुरुआत जो है डुप्ले ने ही की थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है साथ के साथ। आई बात समझ में, क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट था। एक एक प्रश्न बेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पकड़कर चलना है। बेदारा का युद्ध ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। ठीक बात आती है समझ में कि बेदारा का युद्ध ब्रिटिश सेना लड़ती है और डच सेना लड़ती है। कब लड़ती है, 1760 में, 1759 में, 1772 में, 1764 में। जो बेदारा का युद्ध है यह ब्रिटिश सेना और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। वो भी कब, आपको बताना है, 1760 में, 1759 में, 1772 में, 1764 में आपको बताना है। बताइए जरा सा मेरे प्यारे बच्चे, 1759 में आपका जो बेदारा का युद्ध है, ये बेदारा का युद्ध ब्रिटिश और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच में, ब्रिटिश और डच सेना के बीच में लड़ा गया था। ये याद रखिएगा, किसके किसके बीच में लड़ा गया था, ब्रिटिश और डच सेना के बीच में बेदारा का युद्ध लड़ा गया था। इसे प्यारे बच्चे एक और नाम के से जानते हैं, बेदारा के युद्ध को ही चिनसुरा का युद्ध भी कहा जाता है। तो कल को तुमसे प्रश्न आ जाए कि चिनसुरा का युद्ध कब हुआ था, तब भी तुम प्यारे बच्चे यही लगाओगे 1759 किसके किसके बीच में हुआ था, ब्रिटिश और डच सेना के बीच में। चिनसुरा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, के नाम से भी जाना जाता है। किसको भाई, आपके बेदरा के युद्ध को, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, आई बात समझ में। चलो ठीक है भैया, ब्रिटिश सेना ने किसने जीत लिया था, ब्रिटिश सेना ने इस वॉर को जीत लिया था। ब्रिटिश सेना विनर हुई थी। इस वॉर का विजेता कौन हुआ था, तो ब्रिटिश सेना इस वॉर की विजेता हुई थी। ये याद रखिएगा। ठीक है भैया जी, आगे बढ़िए। चलो, प्लासी की लड़ाई 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना और बंगाल के नवाब डैश के बीच में हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वो वॉर है प्यारे बच्चे 1757 और फिर बक्सर का युद्ध, जिससे भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की नींव को समझा जाता है कि ब्रिटिश सत्ता कब आई भारत के अंदर। तो सबसे पहले जो मोस्ट पावरफुल प्रोविंस हुआ करता था उस टाइम पर, आपका ये बंगाल वाला एरिया, उस टाइम पे बिहार भी बंगाल का हिस्सा था, आपका झारखंड भी बिहार बंगाल का हिस्सा था, और छोटा नागपुर का क्षेत्र वाला रीजन, और ये तो था ही बंगाल का हिस्सा। मतलब कुल मिलाकर बंगाल इतने को ही नहीं कहते थे, बंगाल ये पूरा का पूरा क्षेत्र कहलाता था। अब बंगाल पर कब्जा, यानी यहां का पूरा ट्रेड रूट आप कैप्चर कर सकते थे,
इस पूरे नॉर्थ ईस्ट को कैप्चर कर सकते थे, आप यहां से ट्रेड कर सकते थे, व्यापार कर सकते थे, मतलब पूरे के पूरे बंगाल की खाड़ी पर आपका कब्जा हो सकता था। अब यहां पर जो बंगाल पर अंग्रेजों के लिए आधिपत्य करना बहुत जरूरी हो गया था, और बंगाल आपका समृद्ध राज्य भी हुआ करता था उस समय। तो 1757 का प्लासी की लड़ाई हुई, किसके किसके बीच में? रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व करता था और बंगाल का नवाब हुआ करता था सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, इस बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और इनके बीच में हुई युद्ध। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। कौन जीतेगा? ऑब्वियस है ब्रिटिश जीतेंगे, बंदूकें थी इन पे, समझे? ब्रिटिश जीतेंगे, ब्रिटिश विनर हुए इस युद्ध के। कौन विनर हुआ? ब्रिटिश जीत गए इस युद्ध को और सिराजुद्दौला को मार दिया गया। सिराजुद्दौला मारा गया, मारा गया। ये सिराजुद्दौला है आपका, मारा गया। और जब ये मार दिया गया तो ब्रिटिश की मदद किसने की थी? गद्दार अपने ही होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। मीर जाफर, मीर जाफर ये कठपुतली थी अंग्रेजों की। मीर जाफर को क्या बना दिया गया? बंगाल का नवाब बना दिया गया। मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कहा गया कि ठीक है, इसको हमने मार दिया है, अब तुम हमारी कठपुतली बन जाओ, शासन। अच्छा, ब्रिटिशर्स खुद क्यों नहीं सत्ता ले लेते थे? खुद राजा क्यों नहीं बन जाते थे? कभी तुमने सोचा? इसीलिए नहीं बनते थे क्योंकि जनता विद्रोह कर देती थी, जनता बदतमीजी कर देती थी, कह देती थी अच्छा गोरा आदमी शासन करेगा, इसलिए वो नहीं बनते थे। वो कहते थे कठपुतली बन जाएंगे, हम किंग मेकर रहेंगे। उनका काम शासन करना या उद्धार करना नहीं था, उनका काम था भारत से कितना मैक्सिमम आउटपुट निकाल लिया जाए, कितना पैसा निकाल लिया जाए। और पैसे निकालने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि सत्ता में रहने की आवश्यकता है, अंग्रेजों से सीखना चाहिए आपको। आपको नेता नहीं बनना है, नेता के बगल वाला राइट हैंड बनना है। राइट हैंड बन गए तो भाई क्या, मीर जाफर नेता बना दिया, लेकिन खुद राइट हैंड ही मोस्ट पावरफुल है, किंग मेकर है, समझे? तो भाई मीर जाफर, ये हो गया यहां पर कहानी। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर था? आपको यह बताना है। कोचिन था, पौंडीचेरी था, तूतीकोरेन था और पणजी था, यह याद रखिएगा। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी कौन सा शहर हुआ करता था? आपको यह बताना है, बताइए। तो भारतीय उपनिवेश की, फ्रांसीसी उपनिवेश की कैपिटल पौंडीचेरी हुआ करती थी। फ्रांसीसी उपनिवेश की कौन हुआ करता था? आपकी पौंडीचेरी हुआ करती थी, ये याद रखिएगा। फ्रांसीसी बस्ती बन गए थे। और कभी भी आपसे एक प्रश्न बन जाए कि भारत का छोटा फ्रांस कैसे कहते हैं? भारत का छोटा फ्रांस, भारत का छोटा फ्रांस, भारत का छोटा फ्रांस किसे कहा गया? तब आप कहोगे पांडिचेरी को कहा गया था, क्योंकि सारे फ्रांसीसी आकर यहीं बस गए थे, ये याद रखिएगा। सारे फ्रांसीसी आकर यहां बस गए थे, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। अब यह केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर जाना जाता है। ब्रिटिश और फ्रांस के बीच में वर्ष 1763 में हस्ताक्षरित संधि द्वारा वॉन्डिवॉस की लड़ाई के बाद भारत और फ्रांसीसी की संपत्ति, भारत में फ्रांसीसी संपत्ति बहाल की गई थी, ये याद रखिएगा भाई। भारत, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में आपका 1763 में एक संधि हुई थी, वॉन्डिवॉस की लड़ाई के बाद हुई थी। और वॉन्डिवॉस की लड़ाई के बाद 1763 में भारत में फ्रांसीसी की जो संपत्ति थी वो बहाल कर दी गई थी। तो पेरिस 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 की लड़ाई के बाद ये हुई थी, पेरिस संधि के बाद ये हुआ था, ये याद रखिएगा। वॉन्डिवॉस का जो युद्ध होता है, या प्यारे बच्चे आपका वॉन्डिवॉस की लड़ाई 1760 में होती है। कब होती है? 1760 में, 1760 में आपकी जो वॉन्डिवॉस की लड़ाई है। कल को यह भी प्रश्न आता है कि वॉन्डिवॉस की लड़ाई कब हुई थी, ये याद रखिएगा। और इसके बाद ये वॉन्डिवॉस की लड़ाई ये हुई थी, और ये वॉन्डिवॉस की लड़ाई हुई थी बेटा थर्ड कर्नाटक वॉर जब चले थे, तीसरे कर्नाटक वॉर जब चले थे, इसी के मध्य में हुई थी कर्नाटक वॉर, थर्ड कर्नाटक वॉर। अच्छा, थर्ड कर्नाटक वॉर का पूरा टाइम पीरियड कितने से कितने तक का था? 1756 से लेकर 1763 तक का टाइम पीरियड था। और इसी के बाद पेरिस संधि के बाद प्यारे बच्चे आपकी भारत में जो फ्रांसीसी संपत्ति है, ये प्यारे बच्चे, हाँ, ये आपकी बहाल कर दी गई थी। आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने, आयरकूट के नेतृत्व में,
आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना थी, ब्रिटिश सेना थी आयरकूट के नेतृत्व में। आयरकूट ने बेटा कूट दिया था और लाली किसकी बिगाड़ दी थी? तो काम्टे डी लाली की, काम्टे डी लाली ये फ्रांसीसी गवर्नर था, ये फ्रांसीसी नेतृत्व करता था। लैली, लैली ये आपका फ्रांसीसी था। मैं इसे बच्चों को हमेशा ऐसे याद कराता हूं, आयरकूट ने कूट के लाली बिगाड़ दी। किसकी लाली बिगाड़ दी? काम्टे डी लाली की लाली बिगाड़ दी थी। किसने लाली बिगाड़ दी थी? ब्रिटिश नेतृत्व करता, जो ब्रिटिश सेना का नेतृत्व करता था आयरकूट, उसने फ्रांसीसी काम्टे डी लाली की लाली बिगाड़ दी थी, कूट कर लाली बिगाड़ दी थी। थर्ड कर्नाटक वॉर के दौरान, वांडीवॉश के वॉर के दौरान, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। फिर पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि जब कर्नाटक वॉर समाप्त होता है इसी संधि से 1763 में, और उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में 7 वर्षीय युद्ध चला था, और इसी 7 वर्षीय युद्ध के बाद आपका यह तीसरे कर्नाटक वॉर की पेरिस संधि के साथ इसकी समाप्ति हुई थी। और उसके बाद कुछ जो संपत्तियां थी फ्रांस की, वो संपत्तियों को बहाल कर दिया गया था, पेरिस संधि के बाद बहाल कर दिया गया था। ये बात याद रखिएगा। समझ में आई बात? आई बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? क्या मैंने आपको बढ़ाया कि आपसे देखो 3 तरह से यहां पर क्वेश्चन बन सकता है। मैंने तीनों क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। आयरकूट पूछेगा, थर्ड कर्नाटक वॉर में ब्रिटिश सत्ता का नेतृत्व कौन कर रहा था? आप कहोगे आयरकूट कर रहा था। फ्रांसीसी सत्ता का नेतृत्व कर रहा था काम्टे डी लाली। अब थर्ड कर्नाटक वॉर कब से कब तक हुई? 1756 से 63, 7 साल का ये युद्ध चलता है। किस संधि से समाप्त हुआ? पेरिस की संधि से समाप्त हुआ। 1763 में ये पेरिस की संधि हुई थी। किसके बीच में हो रहा था? ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में हो रहा था। ये याद रखिएगा। आई बात समझ में? क्या बच्चों आपको यह पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? कल को यहां से प्रश्न बनेगा तो क्या आप इसको बना ले जाओगे? मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया, आपके कमेंट्स देख रहा हूं, एक बार उत्तर कर देना। कल को ऐसा प्रश्न आएगा मेरे बच्चों, तो क्या तुम मेरे छोटे भाइयों बहनों, क्या तुम ये प्रश्न बना ले जाओगे? इसमें गलत तो नहीं करोगे? ईमानदारी से बताना, बड़े प्यार से समझा रहा हूं, समझते हुए चलोगे। आनंददायक सेशन रहेगा आपका पूरा का पूरा। समझ में आया प्यारे बच्चे? आगे बढ़ सकते हैं, इजाजत हो आप सभी की? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली और बड़ी निर्णायक जीत थी? आपको यह बताना है। बताइए, भारत की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी की आपकी बड़ी और निर्णायक जीत थी। तो 1757 का प्लासी का जो युद्ध था, यह प्लासी का युद्ध प्यारे बच्चे एक निर्णायक जीत की तरह था। इसके बाद ब्रिटिश सत्ता जो है वह आपका स्थापित हो चुकी थी। सिंधुली का जो युद्ध था नेपाल का एकीकरण का हिस्सा था। सिंधुली का युद्ध 1767 में लड़ा गया। 1767 में यह युद्ध लड़ा गया, और यह नेपाल में लड़ा गया। कहां पर? नेपाल में यह लड़ा गया। ये बात याद रखिएगा। कहां लड़ा गया? नेपाल में लड़ा गया। ये याद रखना। इसके बाद प्यारे बच्चे जो आपका तिरुन्नमलाई की जो लड़ाई है, ये 1767 में ये भी लड़ी गई थी। ये याद रखना। तो ये दोनों वॉर आप ऐसे याद रखना है। 1757 में आपकी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये याद रखना। 1757 में आपकी प्लासी की लड़ाई लड़ी गई थी, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से विदेशी यात्रियों में कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता है? वे आपको बताना है। भाई कौन से विदेशी यात्री थे जो जिनका देश के साथ सही मिलान नहीं है? ये याद रखिएगा। ठीक है भाई, क्लियर रखेंगे बच्चों? बताइए जरा सा सही क्या हो जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे। मार्को पोलो, पीटर मुंडी, इब्न बतूता, अल बिरेनु, उज्बेकिस्तान। आपको यह बताना है। बताइए, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे। मार्को पोलो, एक एक बच्चे का उत्तर आना चाहिए। हर एक बच्चा उत्तर करेगा और इसका सही उत्तर देने की कोशिश करेगा। सभी बताएंगे। नहीं बेटा, 1816 नहीं है। मैंने अभी क्रॉस चेक भी कर लिया। जो आप सिंधुली वॉर के बारे में बोल रहे हो, ये सिंधुली वॉर आपका 6 नवंबर 1767 में हुआ था मेरे गुड्डा। ठीक है, चलिए ये ध्यान रखिएगा।
निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में कौन अपने संबंधित देश से सही ढंग से मेल नहीं खाता जहां से वे आते हैं? बताइए कौन नहीं मेल खाता है? पीटर मुंडी कहां से आया था? इंग्लैंड से आया था। पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था, यह याद रखिएगा। कहां से आया था? पीटर मुंडी इंग्लैंड से आया था, ना कि प्यारे बच्चे चीन से आया था। यह याद रखना, इंग्लैंड से आपका पीटर मुंडी आया था। 1600 से लेकर 1667 तक रहा था। 1600 से लेकर 1667 तक आपका पीटर मुंडी भारत के अंदर रहता है, यह याद रखिएगा। क्लियर है भाई? आई बात समझ में? चलिए दूसरी चीज, मार्को पोलो इटली से था। 1254 से लेकर यह प्यारे बच्चे 1323 तक आपका भारत के अंदर रहता है। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था और यह 1304 से लेकर प्यारे बच्चे 1368 तक आया था भारत में। अल बरूनी ये उज्बेकिस्तान से था, ये 973 ईस्वी से लेकर 1048 तक आपका भारत में रहता है। इन सब का टाइम पीरियड शायद आपको क्लियर हो गया होगा। मार्को पोलो ये आपका सल्तनत पीरियड में आया, इब्न बतूता अल बरूनी सब सल्तनत पीरियड में आए, और प्यारे बच्चे आपका पीटर मुंडी यह आपका मेडिवल पीरियड में, मुगल पीरियड में आया था, अंग्रेजों का समय शुरू होने से ठीक पूर्व। पीटर मुंडी, क्या ये अकबर का टाइम पीरियड और उसके बाद वाला टाइम पीरियड नहीं दिख रहा है आपको? कौन सा टाइम पीरियड है बताइए जरा सा। ठीक है भाई, ये याद रखेंगे, सभी के टाइम पीरियड के अनुसार आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, वर्ष 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सुजाउद्दौला बना था, सादत अली खां बना था, या सिराज उल दौला बना था, या वजीर अली बना था? यह बताना है। सुशील कुमार जी, सुमन जी, नेहा जी, बताइए। सभी प्यारे बच्चे, सभी मेरे गुड्डा गुड़िया, सभी लोग बताएंगे। प्रत्येक छात्र का देखिए 2 तरीके से हो सकता है उत्तर। या तो आपको नहीं आता है, कोई बात नहीं, लेकिन ना उत्तर देके आप सीखने की उस दीवार को कभी नहीं तोड़ते हैं जिसको तोड़कर आप गलत उत्तर देखने के बाद बिना शर्म के सही उत्तर सीखने की कोशिश करते हैं। वह ज्यादा प्रभावशाली सदैव होता है जब आप गलत देते हो और फिर सही सीखते हो। बताइए, सभी प्यारे बच्चों का उत्तर आना चाहिए। अली वर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला बना था, ये याद रखिएगा, समझे? बंगाल के पहले नवाब कौन थे? तब आप कहोगे अली वर्दी खां हुआ करते थे। मुर्शीद कुली खां, सॉरी, मुर्शीद कुली खां थे। मुर्शीद कुली खां के बाद आपका अली वर्दी खां आते हैं, फिर या अली वर्दी खां की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला आते हैं, और उसके बाद आपका प्लासी का युद्ध होता है। हाँ, ब्लैक होल त्रासदी कब होती है? अगर मैं यहीं पर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जब एक टाइम पीरियड था, ये जो बंगाल प्रोविंस था, सबसे पहले मैं लिख ही देता हूं इस चीज को, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान, मुर्शीद कुली खान आते हैं। फिर मुर्शीद कुली खान के बाद, ठीक बाद आपका ये मुर्शीद कुली खान लगभग 1740 के आसपास, 1740 के आसपास खत्म हो जाता है इनका शासनकाल, और अली वर्दी खान आते हैं। अली वर्दी खान आते हैं, और इन्हीं का दामाद हुआ करता था आपका सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला आता है, सिराजुद्दौला आता है। और जब 23 वर्ष की आयु में ये बंगाल का नवाब बन जाता है। बदतमीज शासक था, अंग्रेजों के प्रति उदार नहीं था, समझे? बदतमीज नंबर 1 था। इस जब ये नवाब बना तो इसके बाद 1756 के टाइम पीरियड पर ब्लैक होल त्रासदी होती है। ब्लैक होल त्रासदी होती है, त्रासदी होती है। ये जो ब्लैक होल त्रासदी थी, ये 1756 में होती है। कलकत्ता के फोर्ट विलियम के अंदर, फोर्ट विलियम के अंदर ये किला था बच्चों, फोर्ट विलियम, और इसी किले के अंदर कुछ अंग्रेजों को उनकी बीवी बच्चों के साथ बंद कर दिया जाता है। आंकड़े तो कहीं सही नहीं मिलते, लेकिन ऐसा कहते हैं कि 400 के करीब अंग्रेज और उनके बीवी बच्चे, उनको फोर्ट विलियम किले में कैद कर दिया जाता है,
और एक ऐसे उमस भरे, अब बेचारे अंग्रेज आए हैं, समझे, बेचारे अंग्रेज आए हैं जो कि एकदम ठंडे ठंडे क्षेत्र से, और यहां उनको एकदम उमस भरे कमरे में कैद कर दिया जाता है, और घुटन के कारण उन 400 में से 400 की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है बेटा। उसी को नाम दिया जाता है ब्लैक होल त्रासदी। उसके बाद ही आपका सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज भड़क जाते हैं, और अंग्रेज जब भड़कते हैं तो 1757 प्लासी का युद्ध होता है, प्लासी वॉर होती है। अब अंग्रेजों ने कहा हम सिराजुद्दौला को सबक सिखाएंगे, उसने हमारे बीवी बच्चों को मार डाला, ब्लैक होल ट्रेजेडी होती है। यही कारण था, अंग्रेज एकदम किलस के मारते हैं सिराजुद्दौला को, उद्दौला बना बना के दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, दौला को दौड़ा दौड़ा के मारते हैं, ये याद रखिएगा, मार ही डालते हैं अंततः। 1757 के प्लासी के निर्णायक युद्ध के बाद अंग्रेजों ने निम्नलिखित में से किस को बंगाल का नवाब घोषित किया था? मुर्शीद कुली खां को, मीर जाफर को, मीर कासिम को, मसूर अली खां को? तो भाई अब मीर जाफर अली खान, मीर जाफर अली खान जो है यह अंग्रेजों की कठपुतली था, इसने मदद की थी, ठीक है। और 1757 में जो रॉबर्ट क्लाइव था, कौन? आपका जो रॉबर्ट क्लाइव था, रॉबर्ट क्लाइव था, इस रॉबर्ट क्लाइव था, इस रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में प्लासी का वॉर जीता जाता है और मीर जाफर अली खां को ब्रिटिश सत्ता सौंप दी जाती है, यह याद रखिएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़िए, दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, इसका उत्तर कीजिए। 1756 में जब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था वह बन गया, और 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया था। कौन सा कथन सही है? खैर दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अब आप इसका उत्तर देने में सक्षम होंगे। अली वर्दी खां जो कि सिराजुद्दौला से पहले थे, मुर्शीद कुली खां जो अली वर्दी खां से पहले थे, उसके बाद आपका सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर बनता है। मीर जाफर आपका सत्ता में आता है, पहला और दूसरा आपका सही हो जाएगा। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर किसने किए थे, यह आपको बताना है। कब हुआ था हस्ताक्षर किए गए थे? आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो मेटकॉफ था, चार्ल्स मेटकॉफ का नाम आपने सुना होगा, चार्ल्स मेटकॉफ नाम सुना है, मेटकॉफ, चार्ल्स मेटकॉफ। चार्ल्स मेटकॉफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे आपके जो अमृतसर यानी पंजाब वॉर हुआ था उसमें। और उसके बाद जो सिख साम्राज्य थे, सिख साम्राज्य के राजा थे महाराजा रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह के बीच में हुई थी, समझे, के बीच में कौन सी संधि हुई? अमृतसर की संधि हुई, और अमृतसर की संधि 1809 में हुई। किसके बीच में? आपका इन दोनों के बीच में हुई थी, ये याद रखिएगा। दूसरी बात है कि सतलुज नदी पर, सतलुज एक क्वेश्चन बनता है कि कौन सी नदी थी जो ब्रिटिशर्स और सिख साम्राज्य के बीच में सीमा बनाती थी? तो सतलुज नदी को सीमा बनाया गया था, सतलुज नदी को सीमा बनाया गया था कि सतलुज नदी के इस पार आप ब्रिटिशर्स सत्ता अपनी स्थापित करो और सतलुज नदी के उधर साइड हम जो है अपनी सत्ता चलाते हैं। यह आपकी अमृतसर की संधि के तहत स्थापित हुआ था, ये याद रखिएगा। महाराजा रणजीत सिंह 12 मिसलों के आपके सुकरचकिया मिसल से थे। कौन? वैसे 12 मिसल होती हैं, समझे, उसमें सुकरचकिया मिसल जो है वो महाराजा रणजीत सिंह उससे संबंधित थे, ये याद रखना। खैर ये डेप्थ है, आगे बढ़े। 1850 में निम्नलिखित में से किस संधि के तहत कश्मीर को जम्मू के डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था? तो कौन सी संधि थी जिसमें जम्मू को डोगरा राजवंश को बेच दिया गया था? तो आपकी कौन सी संधि थी? अमृतसर की ही संधि थी प्यारे बच्चे। ये कौन सी संधि है? 1809 वाली, जो अंग्रेजों और इनके बीच में हो रही है। अमृतसर की एक और संधि आपको याद रखनी है, 1850 में आपका अमृतसर की संधि हुई थी। 1850 में आपकी जो संधि हुई थी, ये बात याद रखिएगा, अमृतसर की संधि
किस संधि के तहत आपका बेच दिया गया था। कहीं कहीं आपका ये लिखा मिलता है, आपका ये मान के चलो 1854 मिलता है, 1846 कहीं कहीं मिलता है, 46 लिखा हुआ, तो ये भी सही है, समझे। दोनों नहीं पूछा जाएगा, ये याद रखना। अच्छा, अमाउंट पूछ लेता है 75 लाख, समझे, 75 लाख, 75 लाख। लाहौर की संधि कब हुई थी? लाहौर की संधि आंग्ल सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि ये 1845 में हुई थी, 1845 में हुई थी, ये याद रखना। अब सोचो 75 लाख में आज एक प्लॉट नहीं मिलता ढंग की जगह पर, और उस टाइम पे इतना खूबसूरत जम्मू डोगरा राजवंश को 75 लाख की कीमत में बेच दिया गया था, ये याद रखना जी। हाँ ठीक है भैया, क्लियर है सभी बच्चे? हाँ जी, जम्मू कश्मीर के शासक गुलाब सिंह भी बिल्कुल सही कहा। 46 में आगे बढ़िए। 18वीं शताब्दी में 7 वर्षों तक युद्ध ब्रिटेन और डैश के बीच में लड़ा गया था, ब्रिटेन और डैश के बीच में लड़ा गया था 18वीं शताब्दी के अंदर प्यारे बच्चे। किसके किसके बीच में लड़ा गया था? फ्रांस और आपका ब्रिटेन 7 वर्षों 7 ईयर का जो वॉर था वो ब्रिटिशर्स और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई है, ये याद रखिएगा। 1756 से लेकर आपका 63 तक, 1763 तक अगर पेरिस संधि के साथ ये आपका समाप्त हुआ था, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, फ्रांसीसी और भारत कर्नाटक वॉर के नाम से भी जाना जाता है, यह ध्यान रखेंगे मेरे प्यारे बच्चे। क्या इतनी बातें मेरे गुड्डा गुड़िया आप सबको क्लियर है, हाँ या नहीं? चलिए, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध निम्नलिखित में से किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ था, यह बताइए। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, यदि आपने ये जीके जीएस वाले प्रैक्टिस सेट लगा लिए प्यारे बच्चे, एक तो आपकी कमी खामी आपको पता चल जाएगी, दूसरी चीज, हाँ अच्छा ठीक है, आइए आइए, मोस्ट वेलकम है। लेकिन दूसरी चीज आपको ये भी बता रहा हूं प्यारे बच्चे कि आपको ये भी पता चल जाएगा, ये साथ के साथ तैयार भी होता जाएगा। और ईमानदारी से बताओ, अभी 17 क्वेश्चन किए हैं 40-45 मिनट के अंदर, और ईमानदारी से बताना कितना कुछ आपने रिवाइज किया और कितना कुछ नया सीखा होगा। तो बड़े आहिस्ते से पढ़ना है, जीके जीएस है, मजाक नहीं है, ढंग में पढ़ लोगे तो नैया पार लगा देगा, समझे। सबसे नहीं बनता, जिससे बन जाता है उससे वो उसका किस्मत भी बना देता है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस संधि पर हस्ताक्षर करने के साथ समाप्त हुआ था? आरकोट की संधि, मद्रास की संधि, वांडीवॉस की संधि, मैंगलोर की संधि। तो जो आपका द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, ये मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और मंगलौर की संधि जो है, अच्छा कब लड़ा गया था? तो अगर सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करें, 1780 से लेकर आपका 84 तक का टाइम पीरियड सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध का था, ये याद रखिएगा। ब्रिटिश साम्राज्य के और आपका ब्रिटिश और मैसूर साम्राज्य के बीच में हुआ था। मैसूर साम्राज्य और आपका वर्सेस ब्रिटिश के साथ हुआ था, ये याद रखिएगा। मैसूर साम्राज्य से कौन लड़ रहे थे? हैदर अली का नाम आपने सुना होगा, समझे, हैदर अली का नाम सुना होगा, हैदर अली लड़ रहे थे, ये याद रखिएगा, समझे। आई बात समझ में? उसके बाद हैदर अली की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। कभी भी पूछ ले किस राजा की कैंसर से मृत्यु हो गई थी, तो डेथ आपकी कैंसर से हैदर अली जी की हो गई थी, ये याद रखिएगा। उनके बेटे जो है टीपू सुल्तान, फिर इनके सन जो थे टीपू सुल्तान, ये शासक बने, और टीपू सुल्तान भी लड़ाई करते रहे, टीपू सुल्तान भी अंग्रेजों से लड़ाई करते रहे, ये याद रखिएगा। तो इनके बेटे थे आपके टीपू सुल्तान, ये याद रखिएगा जी। हाँ जी, टीपू सुल्तान 1782 में इनका स्थान ले लेते हैं, और फिर आगे टीपू सुल्तान ही युद्ध की समाप्ति करने पर, जो युद्ध में बंगाल के गवर्नर जनरल उस टाइम पे होते हैं वारेन हेस्टिंग, और वारेन हेस्टिंग और टीपू सुल्तान और इनके बीच में ही ये संधि होती है। वारेन हेस्टिंग का नाम लेना, वारेन हेस्टिंग ये बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं उस टाइम पे, यही संधि करते हैं आपका
मैसूर साम्राज्य और इनके बीच में, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया। चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध डैश के बीच में लड़ा गया। कब लड़ा गया? तो आप कहोगे 1799 में। 1799 में यह लड़ा गया टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। समझे? टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। टीपू सुल्तान वर्सेस लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में। टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच में प्यारे बच्चे कौन सा युद्ध लड़ा गया? आप कहोगे आपका ये चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था, और इसे डुप्ले ने सहायक संधि, जो फ्रांसीसी जनरल जिसने शुरुआत की थी, उस सहायक संधि के दौरान, उस सहायक संधि की सहायता से प्यारे बच्चे एक बाद में जाकर समाप्त किया गया था। ये याद रखिएगा। वर्ष डैश में एंग्लो सिख युद्ध में सिखों को हराने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब कब्जा कर लिया था? आपको यह बताना है। आंग्ल सिख युद्ध जो आपका 1848 से लेकर आपका 49 तक चला, उसके बाद जो सिखों को हराया अंग्रेजों ने, और ये दूसरा आपका सिख वॉर था। फिर डलहौजी का नाम आप सुनते हैं, डलहौजी ने आपका 1849 में आपका कब्जा कर लिया था। कहां पर? पंजाब पर 1849 के अंदर आपका कब्जा कर लिया था जी, आपका कब्जा कर लिया था, ये याद रखिएगा। और उस टाइम पर कमिश्नर बनाया था प्यारे बच्चे पंजाब पर, जब अंग्रेजों ने कब्जा किया, लॉरेंस को। लॉरेंस बिश्नोई नहीं बेटा, लॉरेंस को। लॉरेंस भी पंजाब से रिलेटेड है, लॉरेंस का नाम भी आप इससे याद रख लीजिएगा। कब्जा कर लिया था, ये याद रखेंगे। ठीक है भैया, चलो आगे बढ़ते हैं। जॉन लॉरेंस। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तृतीय एंग्ल मैसूर वॉर के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? जॉन मैकफर्सन थे, जॉन सोर थे, द्वितीय अर्ल कॉर्नवालिस थे, या वॉरेन हेस्टिंग थे? तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान कॉर्नवालिस थे। समझे? कॉर्नवालिस थे। कॉर्नवालिस का नाम आपने सुना होगा इतिहास के पन्नों में। आपका 1790 से लेकर 92 तक आपका तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, और इस युद्ध के दौरान आपके जो बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, आपके कौन हुआ करते थे? तो आपके कॉर्नवालिस हुआ करते थे, ये याद रखिएगा। जब आपका ब्रिटिश, जो आपके तृतीय आपका जो ब्रिटिश थे और उस टाइम पे वर्सेस हो रहा था मैसूर के टीपू सुल्तान के बीच में। समझे? ये युद्ध किसके किसके बीच में हो रहा था? टीपू सुल्तान के बीच में। टीपू सुल्तान यहां पर हार जाते हैं, और हार के बाद एक संधि होती है। उस संधि को प्यारे बच्चे आप क्या कह के पुकारते हो? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंग, तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद जब टीपू सुल्तान हारते हैं तो श्रीरंगपट्टनम की संधि, ये संधि करते हैं और इस पर हस्ताक्षर करते हैं। और कॉर्नवालिस 86 से लेकर 93 तक बंगाल के जो गवर्नर जनरल होते हैं, 1786 से लेकर 93 तक बंगाल के गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं, ये याद रखिएगा जी। श्रीरंगपट्टनम की संधि भी प्यारे बच्चे इसे कहते हैं, यह याद रखना। क्लियर है मेरे प्यारे गुड्डा गुड़िया? एक एक चीज बड़ी बारीकी से आपको बता रहा हूं, समझते हुए चलोगे तो बेटा कभी दिक्कत नहीं आएगी जीएस में। मीर कासिम का नाम भारत में निम्नलिखित में से किस लड़ाई से जुड़ा हुआ है? किरकी का युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, लाहौर का युद्ध? आप सभी बताएंगे प्यारे बच्चे जी। मीर कासिम का नाम भारत के निम्नलिखित में से किस लड़ाई से जुड़ा हुआ है? मीर कासिम प्यारे बच्चे
अब क्या हुआ, आपको बंगाल की गवर्नर जनरल की, अब मीर जाफर जो है कठपुतली शासक है। प्लासी के युद्ध के बाद उसने घूस फूस देके अपने आप को राजा बना लिया, अंग्रेजों का वो कठपुतली शासक है। अब मीर कासिम जो है यह जुड़ा हुआ है आपके बक्सर वॉर से। प्लासी के युद्ध के बाद 1764 में आपका बक्सर का वॉर होता है, जिसमें जो ब्रिटिश कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इस ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब उस टाइम पर मीर कासिम के बीच लड़ा गया। ये कौन है? ये बंगाल का नवाब है। ये बंगाल का नवाब है। इसके बीच में लड़ा गया। अब जो बंगाल का नवाब था, इसका साथ कौन कौन दे रहे थे? तो इनका मन किया, कहे यार एक काम करते हैं, अंग्रेजों को तो चलो हमारे पुरखों ने मारा वारा, सिराजुद्दौला चचा थे हमारे, सिराजुद्दौला चचा ने उनको तो सूद दी है, समझे। अंग्रेजों को 400 अंग्रेजों को ब्लैक होल त्रासदी 1756 में जाके फोर्ट विलियम किले में कैद कर दिया और उनको निपटा दिया। लेकिन अब क्या हुआ कि भाई जो है वहां पे तो वो निपटा दिए, वो तो गंदा काम किए, कोई दिक्कत नहीं, उनको सजा भी मिल गया, मारे भी गए यार। लेकिन ये अंग्रेज बहुत बदतमीज हो रहे हैं, पैसा रुपया खुदा खाए ले रहे हैं। एक काम करते हैं, सुनो बंगाल के नवाब, सुनो, फोन लगाए बंगाल के नवाब के पास। किसका बंगाल का नवाब था? शुजाउद्दौला, समझे, शुजाउद्दौला, समझे, शुजाउद्दौला, ये था भैया बंगाल का नवाब। ये बंगाल का कह रहा हूं, ये था अवध का नवाब। किसका? अवध का नवाब। फोन किसने लगाया? फोन लगाया भैया मीर कासिम ने। कहा सुनो हम बंगाल के नवाब ठहरे, शुजाउद्दौला तुम आ जाओ। सिराजुद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब है, शुजाउद्दौला अवध का नवाब था, समझे। ये जो अवध का नवाब है, इस अवध के नवाब को फोन लगाया गया। कहा यार तुमसे भी काम नहीं चलेगा, शाह आलम को मिला ले तो और मजा आ जाएगा। तो शाह आलम को भी मिलाया गया फोन। शाह आलम कौन है भैया? शाह आलम सेकंड मुगल सम्राट है भारत के, समझे, मुगल सम्राट है ये, समझ रहे हो, मुगल सम्राट है भारत के, लेकिन उतने पावरफुल नहीं है, समझ गए। जैसे अकबर था, शाहजहां था, इतने पावरफुल नहीं है। शाह आलम चचा को मिला गया। शाह आलम कहां हो तुम? आ रहे रास्ते में है। पहुंच गए तीनों लोग। अब मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया था वापस। अब मीर जाफर को हटा के मीर कासिम बन गए थे पहले ही। अब इसमें इन तीनों ने लड़ाई लड़ी किसके साथ? हेक्टर मुनरो, सामने है ईस्ट इंडिया कंपनी की बंदूकें, इतना मारा, ये तीनों निपट गए। संयुक्त सेना के बीच में लड़ाई की गई, मीर कासिम को हटा दिया गया। शाह आलम द्वितीय और शुजाउद्दौला ने रॉबर्ट क्लाइव के सामने, अच्छा ये हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहे थे, समझ गए, ये नेतृत्व कर रहे थे। इन्होंने मारा मीर कासिम को। शुजाउद्दौला देखे, गए अवध में बैठ गए, कहे हम नहीं निकलेंगे घर से चाहे जो हो जाए। इतना मारा मीर कासिम को कि मीर जाफर को वापस नवाब बना दिया गया। मीर जाफर तो पहले ही किसका आदमी है? मीर जाफर अंग्रेजों का आदमी है। अब अवध के नवाब को मारा तो शाह आलम तो पहले ही भाग लिए। मुगल सम्राट जो है बिल में घुस गए, जाके कहा दिल्ली में, समझे। एकता थी नहीं, एक पिटाए दो भाग गए। जैसे नहीं होता, तीन दोस्त पहुंचे हैं, कह रहे हैं यार हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, पता चला मीर कासिम पहले पिटाए रहे हैं, दोनों निकल गए पहले, तिड़ी बोल के मीर जाफर वापस बंगाल के नवाब बन गए हैं। अब बचे ये दोनों। कहा यार तुम बहुत कूद रहे थे, समझे। हेक्टर मुनरो ने रॉबर्ट क्लाइव को फोन लगाया, कहा सुनो एक काम करो, वो रॉबर्ट क्लाइव कहा हो तुम? तो रॉबर्ट क्लाइव कहा हम यही है मालिक, समझे। तो हेक्टर मुनरो ने कहा कहां हो? यही है, अभी हम युद्ध जीते हैं, ये जरा इनको देखना, ये दोनों क्या कर रहे थे। अवध का नवाब है। रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहुंच गए अवध के नवाब का गेट खटखटाए। क्या चलो, क्या कहां चलना है? क्या चलो बस चलो, समझे। बैठा लिया अपनी गाड़ी में। शाह आलम द्वितीय को भी बुलाया गया। कहां बुलाया गया? कहा गया आओ इलाहाबाद आओ। ये इलाहाबाद आ गए, समझे। जब ये इलाहाबाद पहुंचे, इनसे कहा किसने? क्लाइव ने कहा सुनो बहुत कूद रहे थे ना तुम लोग, अब चलो संधि कर लो फटाफट। क्लाइव ने कहा इलाहाबाद की संधि कर देते हैं। अब इलाहाबाद की संधि पर प्यारे बच्चे कौन
सजाउद्दौला सालम द्वितीय और क्लाइव, इनके बीच में संधि हुई। कहा गया कि दीवानी अधिकार ब्रिटिशर्स के होंगे सारे, तो दीवानी अधिकार पूरे भारत में। अधिकार कहां, बेचारे बंगाल में थे, मौका दे दिए, इतना सुताई देख के आए थे, कहा ठीक है रख लो तुम दीवानी अधिकार, हमको नहीं चाहिए। मौका दे दिए, ब्रिटिश को दे दिए गए दीवानी अधिकार। किसको मिल गए? ब्रिटिश को मिल गए, ब्रिटिश को मिल गए, समझे। निजामत के कार्यों का अधिकार शाह आलम को दे दिया गया। कहा ठीक है तुम भारत के मुगल सम्राट हो, कोई बात नहीं, तुम थोड़ा निजामत वगैरह कार्य देख लो, बाकी सारे कार्य तुमने पॉलिटिक्स देख लो, पैसा वाला काम हमको दो। राज तो तब भी उन्हें नहीं करना था। क्लियर हो तो अंग्रेजों की तरह कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आए हम क्यों हैं? पढ़ाई करने आए हम क्यों हैं? सरकारी नौकरी लेने आए हैं हम क्यों भैया? जीवन को बदलने। लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट यानी विजन क्लियर नहीं है। इनका विजन क्लियर था, हमको पैसा चाहिए भारत से, मैक्सिमम दोहन करना है, यहां से यहीं से पैसा निकालना है, अपने इंग्लैंड भेजना है। समझ में आई बात? समझ में एक एक को समझ में आया क्या बताया मैंने? इनके कॉन्सेप्ट क्लियर थे, लेकिन सर हमारे नहीं है। हाँ, बीच में ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, ये भी रिश्तेदारी में चले जाते हैं, यहां चले जाते हैं। जी जी क्लियर है भाई? आगे बढ़ो। करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के आक्रमण के लिए जाना जाता है? ये बताओ। हाँ बोलो जरा सा। जिसने पहली बार थ्योरी नहीं पढ़ी होगी बेटा, उसे समझ नहीं आएगा। थ्योरी तो पढ़नी आवश्यक है। बिना थ्योरी पढ़े यदि तुम सोच लो कि तुम प्रैक्टिस सेट मात्र से जीवन के अपने दुख समाप्त कर पाओगे, तो ये तुम्हारी वो गलत फहमी है जैसे बिना पूरे खाने के तुम सिर्फ चाइनीज खा के पेट भर लो। ये ऐसा है, अगर तुम पूरा खाना जब तक नहीं खाओगे आत्मसंतुष्टि नहीं मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस सेट चाइनीज की तरह होता है, समझे? यानी चाउमीन बर्गर ये सब खाने से पेट भरता है क्या? जब तक दाल चावल रोटी सब्जी ना खाओ। 2 दिन खा लोगे चाइनीज, तीसरे दिन तो फिर भी पेट कहेगा नहीं नहीं हमको तो दाल चावल रोटी सब्जी चाहिए ही चाहिए। आई बात समझ में? समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं? करनाल का युद्ध भारत के विरुद्ध निम्नलिखित में से किस आक्रमणकारी के लिए जाना जाता है यह बताना। नादिर शाह, अहमद शाह अब्दाली, नासिर खान, शाह सुजा। आप बताओ विच वन इज द राइट आंसर? क्या लगता है? तो भाई करनाल का युद्ध 1739 में लड़ा गया, 1739 में लड़ा गया। और ये नादिर शाह प्यारे बच्चे जो ईरान से था, मोहम्मद शाह जो मुगल शासक था, ये अफसारिद वंश से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। हाँ, दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। मयूर सिंहासन जो शाहजहां के द्वारा कोहिनूर हीरा जो था, यही नादिर शाह ले गया था अपने साथ, समझे? जो कोहिनूर हीरा है ना, ये याद रखिएगा जी। क्लियर है भैया? हाँ आगे बढ़ो। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? कौन से? भाई मुगल सेना की हैरी स्मिथ के नेतृत्व में जो मुगल सेना पहला आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसमें मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी। आपका हल्दी घाटी के युद्ध में थी, बक्सर के युद्ध में भी थी, पानीपत की लड़ाई में भी थी, अली वॉल की लड़ाई में नहीं थी प्यारे बच्चे। 1846 में अली वॉल की जो लड़ाई थी, ये हैरी स्मिथ ने इसमें ब्रिटिशर्स को जो है नेतृत्व किया था। और उधर थे रणजोत सिंह। ये रणजोत सिंह कौन थे प्यारे बच्चे? तो आपके रणजोत सिंह सिख थे। इनके बीच में लड़ाई लड़ी गई, ये याद रखिएगा। और ब्रिटिशर्स ने ये युद्ध जीत लिया था अली वॉल की लड़ाई में। ठीक है, हैरी स्मिथ ब्रिटिशर्स थे। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे? 2, 6, 3, 4। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ डैश युद्ध लड़े थे? आप यह बताइएगा जरा सा। सभी बच्चे बताएंगे सभी मेरे गुड्डा गुड़िया, बताइए जरा सा क्या उत्तर हो जाएगा आपके लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। 18वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने मैसूर शासक के साथ युद्ध लड़े थे। बताइए, सभी प्यारे बच्चे बताएंगे, एक एक बच्चा बताएगा। तो भाई आप कहोगे 4 युद्ध लड़े थे। कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। अंग्रेजों ने मैसूर शासकों के साथ कितने युद्ध लड़े थे? 4 युद्ध लड़े थे। समझ में आया? कौन कौन से 4 युद्ध थे आप जरा सा बताओगे? ध्यान से देखना। पहला जो युद्ध था,
पहला पहला वॉर था, ये टाइम पीरियड था आपका 1767 से लेकर आपका 69 तक। दूसरा वॉर था 1782-84 तक। फिर आपका 1792-92 तक। तीसरा वॉर था आपका 1798-89। ये आपके 4 युद्ध थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये आपका अंग्रेज और मैसूर शासकों के बीच में लड़ाई हुई थी प्यारे बच्चे। पहला जो आपका मैसूर साम्राज्य था ये जीत गया था प्यारे बच्चे, मैसूर साम्राज्य जीत गया था, मैसूर जीता था, मैसूर जीता था और मैसूर जीतने के बाद यहां पर संधि के साथ समाप्त हुआ था, मद्रास की संधि। समझे कौन सी संधि? मद्रास की संधि हुई थी, ये याद रखिएगा। इसके बाद जो सेकंड वॉर था आपका मैसूर का, ये सेकंड मैसूर वॉर में प्यारे बच्चे मंगलौर की संधि हुई थी। कौन सी? मंगलौर की संधि हुई थी, ये याद रखिएगा। कौन सी संधि हुई थी? मंगलौर की संधि हुई थी। तीसरे वॉर में जो कि 1790 से 92 तक था, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी, ये याद रखिएगा। चौथे वॉर में प्यारे बच्चे आपके टीपू सुल्तान मारे गए थे और इसने वोडियार वंश जो कि एक कठपुतली शासक था, उसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जो वोडियार वंश था, इसने प्यारे बच्चे। इस प्रकार से ये आपका 4 वॉर आपके मैसूर शासकों के साथ जो अंग्रेजों में हुए थे। शुरुआत में तो आपका 2 टीपू सुल्तान, ये मतलब 3 वॉर में आपके टीपू सुल्तान थे, पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे में टीपू सुल्तान आपके मारे गए थे। फिर वोडियार वंश को शासन सत्ता सौंप दी गई थी, अंग्रेजों का कठपुतली शासन था यहां पर। फिर ये याद रखिएगा मैसूर पर। आगे बढ़िए, टीपू सुल्तान डैश में मैसूर शासक बना था, ये याद रखिएगा जी। ठीक है। हाई लेवल है ये, हाई लेवल है ये हाई लेवल है, ये बहुत नॉर्मल लेवल है, ये बहुत नॉर्मल लेवल है। टीपू सुल्तान ने मैसूर का शासक कब बना, ये हाई लेवल है बेटा। हाई लेवल के क्वेश्चन तुमने देखे हैं? कैसी बात कर दी, बताओ। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक बना था, अब ये बताइएगा सभी प्यारे बच्चे। बताइए, सीधी सी बात है, 1782 में बना थे, 1782 में, 1782 में। जिस भी बच्चे ने बैच में मुझसे पढ़ा है उसके लिए ये सब बड़ा आसान होगा, बड़े आराम से जी, बड़े आसान से आप लोग ये कर पाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। टीपू सुल्तान की मृत्यु किस वर्ष अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुई है, आपको यह बताना है, किस वर्ष रक्षा करते हुई है। तो 1799 में आपका चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में ब्रिटिश सेना के दौरान ये हैदराबाद के निजाम और मराठाओं के साथ मिलकर उन्हें हराया था। ब्रिटिश सेना ने हैदराबाद के निजाम की सहायता लेनी पड़ी थी और मराठाओं की सहायता लेनी पड़ी थी, तब जाके ये हारे थे, ये याद रखिएगा जी। 1751 में आरकोट की घेराबंदी में कौन विजयी हुए थे? फ्रेंच, डच, पुर्तगाली, ब्रिटेन। बेटा आपको बताना है, बताइए आरकोट की घेराबंदी में कौन विजय हुए थे? आरकोट की घेराबंदी में आपके ब्रिटिशर्स विजय हुए थे, ये याद रखिएगा। आरकोट यानी 1751 में आरकोट की घेराबंदी हुई थी। कर्नाटक के नवाब चंदा साहिब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की संयुक्त सेना ने सफलतापूर्वक यह अभियान किया था। मौलवी अहमदुल्ला शाह ने निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई लड़ी जिसमें हेनरी लॉरेंस के अधीन सेना को हराया गया था? आप कहोगे जो चिन्हट का युद्ध था, चिन्हट का युद्ध था, इस चिन्हट के युद्ध में आपका मौलवी अहमद उल्लाह शाह ने यह लड़ाई लड़ी थी, ये याद रखिएगा प्यारे बच्चे। आगे बढ़ते हैं। स्वाली की लड़ाई 1612 में अंग्रेजों ने डैश के खिलाफ लड़ी थी, किसके खिलाफ? इसे स्वाली या बेटा सुवाली की लड़ाई भी कहते हैं, सुवाली की लड़ाई भी कहते हैं, सुवाली की लड़ाई भी कहते हैं, ये याद रखिएगा। सुवाली की लड़ाई प्यारे बच्चे किसके किसके बीच में हुई थी? आप कहोगे अंग्रेज और
पुर्तगाली जो थे, अंग्रेज पुर्तगाली थे, इन अंग्रेजों और पुर्तगाली के बीच में आपके लड़ाई हुई थी, ये याद रखिएगा। सुवाली का युद्ध जो हुआ था, ये याद रखना। सूरत के पास ब्रिटिश और सूरत के पास हुआ था बेसिकली ये सुवाली की लड़ाई, सा से सूरत और सा से आपका सुवाली के बीच में ये लड़ाई हुई थी, ये याद रखिएगा। थॉमस वेस्ट के नेतृत्व में लड़ी गई थी। अंग्रेजों के साथ अली नगर की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? मीर कासिम, अली वर्दी खान, सिराजुद्दौला या मीर जाफर? आपको बताना है प्यारे बच्चे किसने किया था। तब आप कहोगे अंग्रेजों के साथ जो अली नगर की संधि थी, इस पर किसने हस्ताक्षर किए थे? मीर कासिम ने किए थे। अली नगर की संधि में प्यारे बच्चे सिराजुद्दौला ने किए थे। उस टाइम पर सिराजुद्दौला नवाब जो शासक था, जब ये संधि हुई प्यारे बच्चे 1757 में अली नगर की संधि भी हुई थी। अली नगर की संधि 1757 में, और 1757 में बेटा प्लासी का युद्ध भी हुआ था, ये याद रखिएगा। जो आपको, हाँ ठीक है भैया, आगे बढ़िए। यूरोपीय लोग व्यापार की मानसिकता से ही भारत में आए थे। यह सिलसिला निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राष्ट्र के द्वारा शुरू किया गया था? कौन सबसे पहले भारत में आया था? भारत के व्यापार में कालीकट में सबसे पहले आपका कौन आता है? कालीकट 1498 में। तो बताओ जरा सा, कौन है वो व्यक्ति जो कालीकट में सबसे पहले आया? वह केप ऑफ गुड होप के साथ होते हुए पुर्तगाली नागरिक था। वास्को डिगामा का नाम पढ़ा होगा आपने, 1498 में शुरुआत में पढ़ाया। तभी यह कालीकट पहुंचा प्यारे बच्चे। कहां पहुंचा? कालीकट पहुंचा था। और कालीकट में प्यारे बच्चे सबसे पहले पुर्तगाल आए थे, यह याद रखना। ठीक है भैया। कोझिकोड, आज जो कालीकट है वह प्यारे बच्चे, आज कालीकट को क्या कहते हैं? कोझिकोड बोलते हैं। और कोझिकोड कहां पड़ता है? तो कोझिकोड पड़ता है प्यारे बच्चे केरल के अंदर पड़ता है, केरल के अंदर पड़ता है। और इसी कोझिकोड के अंदर है कालीकट, समझे। वहीं पर प्यारे बच्चे सबसे पहले कौन आया था? वास्को डिगामा आया था, यह याद रखिएगा। भारत तो समुद्री मार्ग को खोजने वाला पहला व्यक्ति था। फिर भारत में डच आए लगभग 1605 में। 1605 में, बहुत बाद में आपके डच आते हैं। ब्रिटिशर्स आए थे आपका 1608 में, और जो फ्रांसीसी आए थे 1664 में। तो एक क्रम आपको याद रखना है। पुर्तगाली सबसे पहले, पहला नंबर पुर्तगाली का, दूसरे नंबर डच का, तीसरा नंबर ब्रिटिश का, चौथा नंबर फ्रेंच का। आई बात समझ में? ये क्रम आपको याद रखना है। कर लोगे याद? कल को प्यारे बच्चे ऐसा क्रम पूछ ले तो वो भी आपको बताना पड़ सकता है। 1673 में हुगली नदी के दाहिने किनारे पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करके बंगाल में तत्कालीन नवाब की अनुमति प्राप्त करके चंदनगर में को एक फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। किसने? इब्राहिम खान का नाम आपने सुना होगा। इब्राहिम खान ने स्थापित किया था। लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा वर्ष 1784 में डैश के द्वारा बनाया गया था। लखनऊ में अवध के नवाब हुआ करते थे आसफ उद्दौला। आसफ उद्दौला का नाम आपने सुना होगा। उस टाइम पर बेटा आसफ उद्दौला ने बनाया था, ये याद रखिएगा। किसने? नवाब आसफ उद्दौला ने लखनऊ में बड़ा इमामबाड़ा बनवाया था। बड़ा इमामबाड़ा, दो इमामबाड़े, एक छोटा इमामबाड़ा है, एक बड़ा इमामबाड़ा है। लखनऊ कभी घूमने जाओगे तो चारबाग स्टेशन से 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आपका इमामबाड़ा पड़ता है। वहां पर इसका निर्माण किसने कराया था? इन्होंने कराया था, ये याद रखिएगा। शुजाउद्दौला के ये पुत्र थे, ये याद रखिएगा। असफ उद्दौला कौन थे? शुजाउद्दौला के, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। शुजाउद्दौला के पुत्र थे। शुजाउद्दौला कौन था? जिसने 1764 में जो बक्सर का युद्ध हुआ था, उस बक्सर के युद्ध में शाह आलम द्वितीय और आपका मीर कासिम की सहायता की थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने में। और हेक्टर मुंडो ने उन्हें कुत्ता बना दिया था सबको, अब बहुत मारा था। बाद में रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि भी करनी पड़ी थी। किसको? शुजाउद्दौला को और आपका शाह आलम द्वितीय को। बाद में दीवानी अधिकार इसी 1764 के बाद 1765 की जो आपकी संधि थी, इलाहाबाद की संधि, इसी संधि में इनको देना भी पड़ा था। ये बात याद रखिएगा जी। क्लियर है भैया? आगे समझना कहानी। 19वीं सदी में भारत में निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन सी स्त्री पुरुष की तुलना के लेखक थे? पंडिता रमाबाई, ताराबाई शिंदे, उषा मेहता, स्वर्ण कुमारी देवी। आपको बताना है, तब आप कहोगे कि भाई स्त्री पुरुष में, समाज सुधारकों में स्त्री पुरुष की तुलना में कौन लेखक थे? स्त्री पुरुष तुलना के लेखक कौन थी? तो ताराबाई शिंदे का नाम आपको याद रखना है। कुछ समाज सुधारकों के बारे में पढ़ लीजिए। 1867 में मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी?
गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, श्री राम वाजपेयी ने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी, आत्माराम पांडुरंग ने की थी, यह याद रखिएगा जी। क्लियर है भैया, बताओ जरा सा। गोपाल कृष्ण गोखले, श्री राम वाजपेयी, राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग। बताइए सभी प्यारे बच्चे, मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी, यह याद रखिएगा। कहां पर? आपकी मुंबई में 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। उसका उद्देश्य ईश्वर पे विश्वास दिलाना, और 1870 में प्यारे बच्चे इसी में आपका प्रार्थना समाज के अंदर ही 1870 में आपका महादेव गोविंद रनाडे महादेव गोविंद रनाडे महादेव गोविंद रनाडे आपके रनाडे आपके शामिल हुए थे। रनाडे शामिल हुए थे, ये याद रखिएगा, शामिल हुए थे। महादेव गोविंद रनाडे आपके शामिल हुए थे, इसमें ध्यान रखना। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न, ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के कानूनी रूप से समाप्त करने में मदद की थी? ऐसी प्रथा प्यारे बच्चे, सती प्रथा मदद की थी प्यारे, याद रखना, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मदद की थी। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों के लिए 1829 में एक अधिनियम पारित किया। मदद कैसे की इसने? 1829 में एक अधिनियम पारित किया था, जिसमें बंगाल सती विनियमन अधिनियम था, जिसका नाम था बंगाल सती विनियमन अधिनियम। सती विनियमन अधिनियम, विनियमन अधिनियम, बंगाल सती विनियमन अधिनियम आपका 1829 के अंदर था, जो कि राजा राम मोहन राय की सहायता से पारित हुआ था। बाद में सती प्रथा का उन्मूलन भी किया गया था। वे भारत के पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने ये किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात कर रहे थे, ये याद रखिएगा। 1828 में कलकत्ता में ब्रह्मा समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम आप कहोगे राजा राम मोहन राय। क्या नाम था? राजा राम मोहन राय था, जो कि आपका 1772 से आपका 1772 से 1833 तक प्रयास करते रहे, ये याद रखेगा। 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की थी इन्होंने। इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का या पुनर्जनन का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय पुनर्जनन का जनक कहा जाता है। का जनक यानी कि पिता होता है प्यारे बच्चे। भारतीय पुनर्जनन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ पुनर्जनन। ठीक है भैया, ये याद रखिएगा। क्लियर है? आगे बात करते हैं। अकबर द्वितीय ने, ये कोई राजा नहीं थे, अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि से नवाजा था। उपाधि दी थी राजा राम मोहन राय को। राजा की उपाधि दी थी। राजा की उपाधि दी थी किसने? अकबर सेकंड ने राजा की उपाधि दी थी, ये याद रखिएगा। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना की थी। पुनर्जागरण क्यों भारत में जरूरी हो गया था? क्योंकि प्यारे बच्चे, वो टाइम पीरियड ऐसा था कि जो भारतीय समाज था वह प्यारे बच्चे आपका कुरीतियों से आपका व्याप्त हो चुका था। बहुत सारी आपकी ऐसी विकराल परिस्थितियां उस टाइम पीरियड पे पैदा हो गई थी, जब आपकी ये जो सारी समस्याएं थी वो जागृत हो चुकी थी, जिसमें आपकी कुप्रथा, सती प्रथा जैसी, आपका विधवा विवाह ना होने देना। आप कोई बच्ची है बहुत छोटी सी, उसका बूढ़े आदमी शादी हो गई, बूढ़ा आदमी मर गया, और उस बच्ची का पूरा जीवन आपका ऐसे ही उसे गुजारना पड़ता था एक विधवा के स्वरूप, और उसको लेकर भी बहुत सारी मन में कुंठिता भावना रखना समाज को। तो इन सब को लेकर बहुत विद्रोह किया गया, बहुत सुधार किया गया। सिर्फ आजादी इनसे नहीं थी, आजादी उन कुरीतियों से भी हमें मिली है। और उसके लिए प्यारे बच्चे दो, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सिख सुधार आंदोलन 1873 में अमृतसर में शुरू किया गया था? अकाली आंदोलन, बब्बर अकाली आंदोलन, सिंह सभा आंदोलन, गुरुद्वारा आंदोलन। तब आप कहोगे
आपका निम्नलिखित में से सिख सुधार आंदोलन था, यह आपका सिंह सभा आंदोलन। कौन सा? सिंह सभा आंदोलन अमृतसर से शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1873 में आपका अमृतसर से, 1873 में अमृतसर से आपका सिंह सभा आंदोलन शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किसने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? आप कहोगे ब्रह्मा समाज के अग्रदूत और आत्मीय सभा की स्थापना करने वाले प्यारे बच्चे राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, ये याद रखना। कौन थे? राजा राम मोहन राय। बेटा 1857 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में आपके मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना आपकी मुंबई में की थी। आर्य समाज, इनका मूल नाम मूल शंकर था। समझे? मूल शंकर था, मूल शंकर मूल नाम था इनका, मूल शंकर इनका मूल नाम था, ये याद रखिएगा। इसके अलावा वेदों की ओर लौटो भारत भारतीयों के लिए है, ये नारे देने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे। क्या? वेदों की ओर लौटो, इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटने की बात कही थी इन्होंने, वेदों की ओर लौटो, ये नारा दिया था। भारत लौटो भारत भारतीयों के लिए है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ कर्म और पुनर्जन्म पे विश्वास करते थे। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखी थी, ये याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी प्यारे बच्चे? आप कहोगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी थी सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक, ये याद रखिएगा। वेदों की ओर लौटो, ये नारा भी इन्होंने दिया था। भीमराव अंबेडकर द्वारा मंदिर प्रवेश आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1935 में, 1937 में, 1922 में और प्यारे बच्चे 1918 में। आप यह बताइएगा। तो मंदिर प्रवेश आंदोलन आपका यह 1927 में किया गया था भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा। आपका यह आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आप कहोगे 1927 में प्यारे बच्चे शुरू हुआ था, यह ध्यान रखिएगा। मंदिर प्रवेश आंदोलन बी आर अंबेडकर जी ने शुरू किया था। यह सबसे पहले यह भीमराव अंबेडकर जी आपका महाराष्ट्र पहुंचे थे और महाराष्ट्र में प्यारे बच्चे आपका इन्होंने वीरभद्र जो मंदिर था, यह वीरभद्र मंदिर था। इस वीरभद्र मंदिर में इन्होंने प्रवेश किया था और प्रवेश करने के लिए इन्होंने महाड़ सत्याग्रह भी शुरू किया था। महाड़ सत्याग्रह भी आपका शुरू किया था, महाड़ सत्याग्रह शुरू किया था, जो कि 1927 में 1927 में शुरू किया गया। और इन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, मनुस्मृति को यहीं पर इन्होंने जलाया था, ये याद रखिएगा, जलाया था महाड़ सत्याग्रह के अंदर। इसके साथ प्यारे बच्चे दक्षिण भारत में मंदिर प्रवेश आंदोलन टीके माधवन के साथ शुरू हुआ। टीके माधवन जो कि आपका साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आपका टीके माधवन ने 1924 में मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था, मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया था दक्षिण भारत के अंदर टीके माधवन ने। बाद में महाड़ सत्याग्रह 1927 में प्यारे बच्चे किसने किया था? तो भीमराव अंबेडकर जी ने किया था, ये याद रखिएगा। ठीक, क्लियर है भैया? हाँ या नहीं? चलो, केपी केशव भी यहीं पर शामिल थे दक्षिण भारत के अंदर। केपी केशव, टीके माधवन, इन सब का नाम आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। ईश्वर चंद विद्यासागर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों के कारण पहला हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पेश किया गया। वह मुख्य रूप से फारसी भाषा पे अपने विद्वत्ता के लिए जाने जाते थे। ईश्वर चंद विद्यासागर प्यारे बच्चे या फारसी भाषा नहीं प्यारे बच्चे, संस्कृत भाषा के विद्वान थे। किस भाषा के? संस्कृत भाषा के विद्वान थे। अर्थात तीसरा आपका ऑप्शन गलत हो जाता है और पहला और दूसरा ही सही है आपके लिए। उन्होंने बाल विवाह और बहुविवाह का विरोध किया था। उनके प्रयासों का कारण पहला हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 पेश किया गया था। थैंक यू बेटा नेहा, बहुत बढ़िया, शुक्रिया। हाँ चलो, क्लियर है मेरे गुड्डा गुड़िया? इतनी बातें समझ में आई सभी प्यारे बच्चों को? आगे बढ़े। विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में जो ब्रिटिश सरकार द्वारा
पारित कानून को सुझाव किसने दिया, कानून का सुझाव किसने दिया, तो आप कहोगे पुदवा पुनर्विवाह का समर्थन करने के लिए 1856 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित कानून का सुझाव दिया था आपका केशव चंद्र सेन, या आपका और किसने दिया था बताइए, विधवा पुनर्विवाह के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। विधवा विवाह के लिए काम किया था किसने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दिया था। कलकत्ता में ये संस्कृत कॉलेज में, जो कलकत्ता था प्यारे बच्चे, कलकत्ता था, यहीं पर आपका जो कलकत्ता संस्कृत कॉलेज के प्रचार्य हुआ करते थे, संस्कृत कॉलेज के प्रचार्य थे, संस्कृत कॉलेज के प्रचार्य थे। और 1856 का जो विधवा विवाह पुनर्विवाह अधिनियम है, इसका श्रेय ईश्वर चंद्र विद्यासागर को ही जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, देखो ये जो कानून है, ये कानून तैयार किसने किया था, तो ये कानून तैयार किया था आपका लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने इस कानून को तैयार किया था, कानून तैयार किया था। उसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने कानून को तो तैयार किया, लेकिन इसको पारित किसने किया, पारित किया था प्यारे बच्चे किसने, आपका कैनिंग ने। कैनिंग जब आता है भारत, तो कैनिंग ने इसे पारित किया था, ये याद रखिएगा। कैनिंग ने इसे पारित किया था, ये याद रखिएगा। किसने पारित किया था जी, कैनिंग ने पारित किया था, ये याद रखिएगा। ठीक है भैया, चलो हाँ क्लियर है भैया, आई बात समझ में। श्रेय किसे जाता है, श्रेय इस कानून को पारित करवाने का ईश्वर चंद्र विद्यासागर को जाता है। 1875 में न्यूयॉर्क थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, बाबा दयाल दास और मदन लाल ने की थी, नौरोजी फुरदुन जी और सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, रमाबाई रनाडे जी के देवघर ने की थी, मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने की थी। तो आपका न्यूयॉर्क में थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में मैडम एचपी ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट का नाम आपको थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में ध्यान रखना है। बाद में इसी में प्यारे बच्चे जो आपका भारत के अंदर एनी बेसेंट इसमें शामिल हुई 1889 में आपका जो थियोसोफिकल सोसाइटी है, इस थियोसोफिकल सोसाइटी में एनी बेसेंट शामिल हुई थी। इन्होंने स्थापना नहीं की थी, स्थापना इन्होंने की थी, शामिल हुई थी, एनी बेसेंट शामिल हुई थी और 1907 में इसकी अध्यक्ष बनी थी। इसी एनी बेसेंट के साथ थियोसोफिकल सोसाइटी का नाम जुड़ता है ज्यादा, और उन्हीं की वजह से भारत में ज्यादा फेमस हुआ, इसलिए उनका नाम हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं प्यारे बच्चे, ये ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। आगे बढ़िए, निम्नलिखित सामाजिक सुधार संगठनों को उनसे संबंधित संस्थापकों से मिलान कीजिए। कौन कौन से आपके संस्थापक हैं, ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी, इनके गुरु हुआ करते थे रामकृष्ण, उन्हीं के नाम पर एक मिशन बनाया इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने। प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी प्यारे बच्चे आत्माराम पांडुरंग जी ने की थी, और आपका आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में, समझे। 1867 में आपका प्रार्थना समाज की स्थापना की थी, ये याद रखिएगा। आर्य समाज की स्थापना, ये याद रखना, आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ठीक है, 1800 अच्छा ब्रह्मा समाज कब स्थापित हुआ था, तो ब्रह्मा समाज 1828 में स्थापित हुआ था। रामकृष्ण मिशन कब स्थापित हुआ था, तो रामकृष्ण की स्थापना 1897 में हुई थी, और प्रार्थना समाज की स्थापना प्यारे बच्चे, जो प्रार्थना समाज था इसकी स्थापना 1867 में हुई थी, और आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। ये आपके साल भी आपको साथ के साथ याद रखने हो तो रख लीजिएगा। बाकी प्यारे बच्चे सही क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पहले का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा। ठीक है भैया, हाँ खत्म हो जाएगा उतने बजे तक। चलो आगे देखो, बेलूर मठ की स्थापना ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा की गई, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, केटी तेलंग, आरजी भंडाकर, वीएन मांडलिक या और कुछ। प्यारे बच्चे बताइए, बेलूर मठ की जो स्थापना है वह ब्रिटिश भारत में निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक के द्वारा की गई है, आपको यह बताना है, बताइए जरा सही प्यारे बच्चे।
हम्म किसके द्वारा की गई है? आप कहोगे कि स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई है, यह याद रखिएगा। सर, गुरु घासीदास ने ब्रिटिश भारत में चमड़ा श्रमिकों की सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए निम्नलिखित किस आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व किया था? छत्तीसगढ़ से सतनामी संप्रदाय से थे ये आपके गुरु घासीदास, और सतनामी आंदोलन इन्होंने शुरू किया था, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय कहां बना? आप कहोगे अडियार में बना था, अडियार के अंदर बना था थियोसॉफिकल सोसाइटी का पहला मुख्यालय। समझ गए? एनी बेसेंट बाद में प्यारे। अडियार कहां पड़ता है? मद्रास में पड़ता है। मद्रास कहां पड़ता है बताइए? अडियार मद्रास में पड़ता है। मद्रास पड़ता है चेन्नई में। मद्रास पड़ता है चेन्नई में। कहां पड़ता है? चेन्नई के अंदर मद्रास पड़ता है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत ग्रह सिद्धांत से जुड़ा है? दयानंद सरस्वती, मैकडोनल, बाल गंगाधर तिलक, मैक्स मुलर। आप बताइएगा। तो प्यारे बच्चे दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, ये याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो आप कहोगे उनका जन्म स्थान गुजरात में था, उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, वह आर्य समाज के संस्थापक थे, वह ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में कौन सा कथन आपका सत्य है, यह आपको बताना है। तो आपका कौन सा कथन गलत है? तो वह ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। ब्रह्मा समाज के संस्थापक यह नहीं थे प्यारे बच्चे, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आपको याद होगा, मैंने अभी आपको पढ़ाया, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय थे। जबकि जन्म स्थान गुजरात में था, सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, आर्य समाज के संस्थापक थे। यह प्यारे बच्चे स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में आपका इन्होंने ही बोला था कि वेदों की ओर लौटो। ये किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा इन्होंने ही दिया था, यह याद रखिएगा प्यारे बच्चे। निम्नलिखित आंदोलन और उनसे संबंधित संस्थापकों के नाम आपको बताना है प्यारे बच्चे। जो आपका फराजी आंदोलन था, फराजी आंदोलन, ये हाजी शरीतुल्लाह ने किया था, हाजी शरीतुल्लाह ने किया था। तो पहले के चौथे के साथ आपका सीधे एक ऑप्शन भी क्लियर होता तो प्यारे बच्चे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता। आपका जो आपका मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी है, इसकी स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ ने की थी। भारतीय देशभक्ति संघ की स्थापना प्यारे बच्चे सर सैयद अहमद खान ने की थी। वहाबी आंदोलन की स्थापना सैयद अहमद रायबरेली ने की थी, यह याद रखिएगा। वहाबी आंदोलन की स्थापना लगभग ये वहाबी आंदोलन प्यारे बच्चे 1820 के आसपास आपका स्टार्ट हुआ है। और वहाबी आंदोलन कई बार पूछा भी जाता है, इसलिए डेट बता दी है आपको। वहाबी आंदोलन आपका 1820 के आसपास सैयद अहमद रायबरेली ने की थी। बेटा निम्नलिखित में से कौन से महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का प्रणेता था? उसने अपनी पत्नी के साथ पूना में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला था। तो ज्योतिबा राव गोविंद राव फुले, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से गुलामगिरी किसने लिखी थी? तो गुलामगिरी ज्योतिबा फुले जी ने लिखी थी, ये याद रखिएगा। ज्योतिबा फुले जी ने आपका गुलामगिरी लिखी थी। ये 1873 में आपकी पुस्तक लिखी गई। ज्योतिबा फुले समाज सुधारक थे। इन्होंने सार्वजनिक धर्म सत्य धर्म पुस्तक भी लिखी, ये याद रखिएगा। गुलामगिरी, उन्होंने जाति व्यवस्था की आलोचना की है गुलामगिरी के अंतर्गत। 19वीं सदी के भारतीय समाज सुधारकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? आप कहोगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे। किसके? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ब्रह्मा समाज के संस्थापक थे, यह याद रखिएगा। हाँ, क्या हुआ बेटा? हाँ, और कुछ? बेटा पढ़ने आए हो या बोर होने? ठीक है, कोई बात नहीं। शिवानी बेटा, अब मैं क्या कहूं, शब्द नहीं है मेरे पास। अगला प्रश्न बेटा, सत्य शोधक समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक द्वारा की गई? सत्य शोधक समाज की स्थापना आप कहोगे आपका 1873 में ज्योतिबा फुले ने पुणे महाराष्ट्र में आपका सत्य शोधक समाज की स्थापना
1873 में ज्योतिबा फूले ने की थी। किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी, ये याद रखिएगा जी। क्लियर है भैया? क्लियर है। सैयद अहमद खान ने 1875 में डैश मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी अलीगढ़ में सैयद अहमद खान ने, जिसे आज आप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हो, ठीक है। अलीगढ़ 1920 में इसकी स्थापना की गई थी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920, ये याद रखिएगा। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई थी। कहां पर? तो आप कहोगे अलीगढ़ में स्थापना की गई थी, ये याद रखिएगा जी। आप जानते कुदसिया बेगम, सिकंदर बेगम, शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, ये सब आपकी भोपाल की बेगमें थी जिन्होंने भोपाल में शासन किया और अलीगढ़ के अंदर इन्होंने स्थापना की थी। इसकी ये याद रखेंगे प्यारे बच्चे। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? शुद्धि आंदोलन प्यारे बच्चे रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा शुरू किया गया था? रामकृष्ण मिशन, आर्य समाज, परमहंस मंडली, सत्य शोधक समाज। प्यारे बच्चे जिस लेवल का कंटेंट दे रहा हूं, इसके बाद जीके जीएस में कहीं भी किसी एग्जाम में बैठोगे वनडे लेवल का, प्यारे बच्चे रुकना नहीं है, लेकिन ईमानदारी से पढ़ लेना। क्लास पढ़ लो, प्रैक्टिस सेट लगा लो, पर्याप्त है। जो 20-200 जगह भटकते हो, भटक के एक जगह स्थायी होकर ये कर लिया तो ठीक है। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आप यह बताइएगा, बताइए जरा सा। शुद्धि आंदोलन, शुद्धि आंदोलन प्यारे बच्चे, तो शुद्धि आंदोलन आपका आर्य समाज के द्वारा, किसके द्वारा? आर्य समाज के द्वारा, आर्य समाज के द्वारा। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। ये शुद्धि आंदोलन इनके द्वारा शुरू किया गया, ये याद रखिएगा। क्लियर है भैया? निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? कौन सा यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था, यह बताइएगा। यंग बंगाल आंदोलन से कौन जुड़ा था, आपको बताना है, बताइए। हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन से जुड़े हुए थे। हेनरी डेरोजियो यंग बंगाल आंदोलन कब हुआ? आपका 1829 में, 1829 में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना। कब हुआ था? 1829 में हुआ था, यह ध्यान रखोगे। क्लियर है? हाँ या नहीं? चले, बहुत बढ़िया। क्या इतनी बातें क्लियर है? हाँ या नहीं? आगे बढ़िए। किसे भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में जाना जाता है? उन्होंने बंगाल पुनर्जागरण आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आप कहेंगे राजा राम मोहन राय जी को या आपका और किसी को? आप बताओगे किसे जाना जाता है प्यारे बच्चे? तो भारतीय पुनर्जागरण के लिए इन्होंने जनक के तौर पर राजा राम मोहन राय जी को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसने 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? तो वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो 1825 में इन्होंने कलकत्ता के अंदर वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और जो है आंग्ल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? 1822 में इन्होंने ही की थी, आंग्ल हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना, और जो कि पाश्चात्य और हिंदू दोनों संस्कृति की जो है, दोनों संस्कृति को दर्शाता था। और वेदांत कॉलेज की स्थापना भी 1825 में राजा राम मोहन राय जी ने ही की थी, ये याद रखिएगा। वेदांत कॉलेज की स्थापना। वेदों की ओर लौटो का नारा आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। विधवा विवाह ईश्वरचंद विद्यासागर से संबंधित थे। स्वामी विवेकानंद आपके रामकृष्ण मिशन से संबंधित थे, ये याद रखिएगा। ऐसे याद होगा, जब नाम देखते ही उत्तर अंदर से आएगा प्यारे बच्चे, तब आपको आनंद आएगा। निम्नलिखित में से किसे ब्रह्मा समाज के अग्रदूत के रूप में जाना जाता है? ब्रह्मा समाज के जो अग्रदूत थे ये कौन थे? आप कहोगे ब्रह्मा समाज के अग्रदूत थे आपके आत्मीय। ब्रह्मा समाज के अग्रदूत के रूप में किसे जाना जाता है?
तो आत्मीय सभा को जाना जाता है। 1900 आपका 14 में आत्मीय सभा आ गई थी, मतलब सॉरी 1814 में आत्मीय सभा आ चुकी थी, समझे। 1814 में कलकत्ता में इसकी स्थापना कर दी गई थी। बाद में जाके यही आपका ब्रह्मा समाज बनती है, जिसकी राजा राम मोहन ने स्थापना की थी 1828 के टाइम पीरियड पे, है ना। 1828 के टाइम पीरियड पे राजा राम मोहन राय जी ने पहले इसकी स्थापना की, बाद में यही जाके ब्रह्मा समाज आगे बनती है, ये याद रखिएगा। क्लियर है। आगे बढ़िए। भारत का पहला बालिका विद्यालय किसने स्थापित किया था? भारत का पहला बालिका विद्यालय उषा मेहता ने, सरोजनी नायडू जी ने, सावित्री बाई फुले ने, विजय लक्ष्मी पंडित ने। तब आप कहोगे कि भाई जो सावित्री बाई फुले हैं उनको बालिका विद्यालय स्थापित करने का श्रेय जाता है, ये याद रखिएगा। ज्योतिबा राय फुले पूरे महाराष्ट्र के अंदर 1848 में पूरे महाराष्ट्र में स्थापना करते हैं, ये याद रखिएगा। आगे बढ़िए। 1930 में डैश में नासिक कालाराम मंदिर में अछूतों के प्रवेश के अधिकार के लिए सत्याग्रह किसने किया था? तो आपका कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा किया गया था, कालाराम मंदिर में प्रवेश के लिए। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई जी ने की थी। किसने की थी? आर्य महिला समाज की स्थापना पंडित रमाबाई जी ने की थी। घोड़ो केशव कर्वे एक प्रतिष्ठित भारतीय हैं जिन्होंने डैश के मुद्दे पर समर्थन किया था। स्त्री शिक्षा के प्रसार का संबंध इनसे है। बेटा ब्रह्मा समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मा समाज को प्यारे बच्चे आपका ब्रह्मा समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? बेटा ब्रह्मा सभा के नाम से जाना जाता था। ब्रह्मा सभा के नाम से जाना जाता था। राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की। बाद में ये ब्रह्मो समाज और आदि ब्रह्मो समाज दो में डिवाइड हो गया था। लगभग 1866 के आसपास, आपका 1866 के आसपास एक ब्रह्मो समाज और दूसरा बटा था बेटा आदि ब्रह्मो समाज। इन दो में आपका डिवाइड हुआ था। कौन सा? आपका ब्रह्मा समाज आपका 1866 के आसपास। यह प्यारे बच्चे जो एक समूह था जो एकेश्वरवाद पर विश्वास करता था, दूसरी जो मूर्ति पूजा वगैरह का समर्थन करता था, ये याद रखिएगा। नहीं बेटा इतना ही पर्याप्त है, लेकिन प्रॉपर क्लास भी करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा जी। ब्रह्मा समाज की स्थापना और बाद में डिवाइडेशन हो गया था। 1828 में यह स्थापना की गई थी प्यारे बच्चे। किसने? 1828 के अंदर प्यारे बच्चे जी, ये याद रखिए, ज्यादा नहीं। जाति उन्मूलन के लिए काम करने में 1840 में बॉम्बे में स्थापित पहला सामाजिक धार्मिक संगठन कौन से था? कौन सा था पहला सामाजिक धार्मिक संगठन, ये बताइए। अच्छा, पीडीएफ मिल तो जाती है बेटा। बताइए। तो ब्रह्मा समाज आपका, यह आप कहेंगे कि जो ब्रह्मा समाज है प्यारे बच्चे, जाति उन्मूलन के लिए किसने काम किया था? जाति उन्मूलन के लिए परमहंस मंडली। समाज के वंचित समूहों के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य में 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में किस संगठन की शुरुआत हुई? आप कहोगे सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। किसकी? सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। अगला होमवर्क क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने ब्रह्मा वॉच लिखी, जो ब्रह्मा समाज के लिए पंथ का एक बयान था? आपको बताना है, उत्तर बताइएगा सभी मेरे गुड्डा गुड़िया। और डेली लगातार अपनी क्लास पर लाइव जुड़िए और बेहतरीन तरीके से पढ़िए। जीएस टॉपिक वाइज पढ़ने का अर्थ यही होता है कि आप बेहतरीन तरीके से आपने थ्योरी पढ़ी है, उस थ्योरी के बाद टॉपिक पकड़िए, टॉपिक के क्वेश्चन कीजिए, एनालिसिस कीजिए खुद का, फिर वापस जाइए टॉपिक पर। क्या हमको नहीं याद हुआ तो दोबारा टॉपिक रिवाइज कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।